Hello everyone, I welcome you all back once again. I am your educator Swamya. So today we have to start from the third part of the chapter structural change. तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वो प्लेलिस्ट में उनको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिए। और पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम कैपिटलिज्म। ओके, सो कैपिटलिज्म इज समथिंग जो ऐसा तो नहीं है कि आपने पहली बार सुना हो। आपने पॉलिटिकल साइंस में भी कई बार, इकोनॉमिक्स में भी कई बार कैपिटलिज्म टर्म का यूज देखा है, राइट। सो कैपिटलिज्म कहते किसे हैं, और हम स्ट्रक्चरल चेंज जैसे चैप्टर में, जिसमें हम ब्रिटिश इंडिया के आने के बाद जो जो चेंजेस आए, ह्यूज चेंजेस आए। मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रक्चरल चेंज में हम मेजर चेंजेस को ही काउंट करते हैं, राइट। तो कैपिटलिज्म भी एक बहुत ह्यूज चेंज था जो कि आया था ब्रिटिश इंडिया में। तो कैपिटलिज्म से कौन कौन से चेंजेस आए इंडिया में, वो अब हम देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद कैपिटलिज्म कहते किसे हैं, कैपिटलिज्म है क्या, राइट। तो कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ये तो हमें पता है ना कि इकोनॉमी के अराउंड रिवॉल्व करता है, इकोनॉमी से रिलेटेड है और इकोनॉमी को ही अफेक्ट करता है ना। अब इसका मतलब क्या है कैपिटलिज्म का? कैपिटलिज्म वो प्रोसेस है जहां पे जितना भी प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज में, है ना, या फिर इंडस्ट्रीज में, वो सब क्या होता है, प्राइवेट ओनर्स के हैंड्स में होता है ना, यानी कि प्राइवेटली ओन्ड होता है, करेक्ट। इसके अलावा इट फोकसेस, किस पे फोकस करता है, ऑन अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेनिंग पे ये फोकस करता है। और कहाँ पे रिवॉल्व करता है, यानी कि जो प्रॉफिट है ये कहाँ पे अर्न किया जाता है, मार्केट में ही तो अर्न करेंगे ना, जब कोई गुड्स को परचेज या सेल करेंगे, राइट। तो मार्केट सिस्टम में ये रिवॉल्व करता है। एमर्ज कहां से हुआ ये कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म का? अब हमने यूएसए और यूएसएसआर वाली स्टोरी तो पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस में, है ना। तो ये एमर्ज हुआ वेस्ट, यानी कि यूएसए से, है ना। और ये डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट रहता है, चेंज होता रहता है। कैपिटलिज्म में भी चेंजेस आते रहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि कैपिटलिज्म में एक होप होती है, एक पोटेंशियल होती है किसकी, ग्रोथ की, कि हाँ भाई आपको प्रॉफिट होगा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें टेक्नोलॉजी का काफी यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रीज हैं, है ना, इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो वहां पे मशीनरी होगी जिसमें टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की तो नीड लगेगी, यस और नो। इसके अलावा जो कैपिटलिज्म है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसका जो स्फेयर है बहुत नैरो है, नो, इट इज ग्लोबल इन नेचर, यानी कि पूरे अर्थ में वर्ल्ड वाइड कैपिटलिज्म स्प्रेड हो चुका है एंड इट डेवलप्ड इन इंडिया। अब हमें वर्ल्ड से क्या लेना देना, अभी तो हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो डेवलप्ड इन इंडिया कब, इंडिया में कब आया ये कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म का? ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये एमर्ज हुआ। इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, विच इज नेशनलिज्म। Okay, so nationalism is not a very डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक नेशनलिस्ट हो, सो ऑब्वियसली यू विल से यस मैम आई एम अ नेशनलिस्ट। सो हु इज अ नेशनलिस्ट? नेशनलिस्ट मतलब वो पर्सन जिसको अपने नेशन से प्यार हो, राइट। सो नेशनलिज्म किसे कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं उस फीलिंग को, उस फीलिंग को जो आपके मन में होती है, जैसे कि लव और रिस्पेक्ट, किसके लिए? टूवर्ड्स योर ओन नेशन। जैसे कि हमारा नेशन इंडिया है, सो वी रिस्पेक्ट इंडिया, वी लव इंडिया, ठीक है। तो उस फीलिंग को बोलते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। तो अब हम नेशनलिज्म यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पे इंडिया को यूनाइटेड रहने के लिए, इंडियंस को यूनाइटेड रहने के लिए एकता की जरूरत थी, है ना। अपने अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वैसे ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे। वो तो चाहते ही थे कि यार इनको धर्म के नाम पे ना बांट दो इन सबको, है ना। लेकिन
ऐसे टाइम पे जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग को इनकलकेट किया, नेशनलिज्म की। भाई ये मत सोचो तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, तुम ये सोचो तुम एक इंडियन हो, है ना। तो सबको एक इंडियन के तौर पे देखना वॉज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की अगर हम एक डेफिनेशन पढ़ें तो नेशनलिज्म उसको कहते हैं जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या सेट ऑफ पीपल ये समझे कि हाँ हमें भी हक है, अधिकार है फ्रीडम पाने का, फ्री रहने का, है ना। जैसा इंडियंस को रियलाइज करवाया गया कि भाई तुम्हें भी हक है फ्रीडम पाने का। इट अज्यूम्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू चूज सोवरेन पावर। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन पावर? यानी कि जो नेशनलिज्म है वो ये मानता है कि हर सिटीजन को ये हक है कि वो अपनी पावर, अपनी गवर्नमेंट, अपना किंग चुन सके, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने भी तो खुद की गवर्नमेंट चूज करी ना थ्रू डेमोक्रेसी, राइट। सो नेशनलिज्म एम्फसाइज्ड इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड इक्वल राइट टू बी सोवरेन। यानी कि नेशनलिज्म क्या मानता है कि सबको इक्वल हक मिलने चाहिए और सबके पास हक है क्या चुनने का, अपनी गवर्नमेंट चुनने का, अपना किंग चुनने का, अपना लीडर चुनने का, राइट। सो देयरफॉर अगर हम नेशनलिज्म की बात करें उस टाइम पे तो नेशनलिज्म क्या था, फ्रीडम, यानी कि हमें फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, या फिर हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमारा अपना हक हो अपने नेशन पे, ओके। वॉज देयर बर्थ राइट। नेशनलिज्म का मतलब ही ये था कि ये समझना कि भाई आज़ादी पाना तुम्हारा हक है, ठीक है। क्योंकि इंडियंस को तो अब तक यही नहीं पता था कि आज़ाद होना उनका हक है, वो तो ऐसे ही खुश थे, ब्रिटिश रूल में ही खुश थे वो तो, है ना। तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइज कराया गया कि भाई तुम इससे भी अच्छा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक लाइफस्टाइल जी सकते हो अगर तुम आज़ाद होंगे तो। एंड इंडियंस फॉट फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तब जाके इंडियंस ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अपने इकोनॉमिक राइट्स के लिए फाइट करना शुरू किया। Now coming back to your next topic, which is industrialization and urbanization, which is on page number 6. Okay, so I would request you to quickly open page number 6 and start marking. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है define the term industrialization. Okay. ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं? सो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रीज टर्म से बना है, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो हम सबको पता है ना, कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या आता है इस बड़े से टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में? सो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कब हुआ, यानी कि कब ये टर्म आई? जब मशीन प्रोडक्शन शुरू हुआ, यानी कि जब फैक्ट्रीज में मशीन्स आ गई। पहले तो लेबर्स ही सब काम करते थे, है ना, वर्कर्स ही सब काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन लेबरर्स को रिप्लेस करने के लिए और मैनुअल लेबर को कम करने के लिए क्या आ गई? मशीन्स आ गई और मशीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये जो एरा था ये एमर्ज हुआ। तो इंडिया किस पे? मशीन्स पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया कि मशीन प्रोडक्शन शुरू हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के आते ही, ठीक है। तो मशीन्स कौन कौन सी थी? जैसे कि स्टीम इंजन हो गया या यूज़ ऑफ स्टीम हो गया, बाकी की जितनी भी रिसोर्सेज थी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो इनके यूज़ के थ्रू जो इंडस्ट्रीज थी उनको सेटअप किया जाना शुरू हुआ। उसके बाद अब आप खुद सोचिए कि अगर मैंने कोई फैक्ट्री बनाई है, ठीक है, सपोज दिस इज अ फैक्ट्री, ठीक है, मैंने फैक्ट्री सेटअप कर दी। अब मैं तो यहाँ की ओनर हूं। उसके बाद यहाँ पे काम करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्कर्स की, यस और नो? तो अब इसलिए एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ी ताकि वो लोग क्या कर सकें इन फैक्ट्रीज में इन मशीन्स को, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि मशीन प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो अब इन मशीन्स को रन करने के लिए वर्कर्स तो चाहिए। तो अब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट शुरू होने लगा लोगों का, लोगों को एम्प्लॉय किया जाने लगा जो इन मशीन्स को ऑपरेट कर सकें, ठीक है। अब जब लोगों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग थे जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट पाने की, ठीक है। तो जितने भी ऐसे विलेजेस में लोग रहते थे जो कि काम की तलाश कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे उन विलेजेस से माइग्रेट होके कहाँ जाने लगे? सिटीज़ में जाने लगे। क्या करने के लिए? टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रीज में
काम करने के लिए। धीरे धीरे अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप हुई, लोग वहां पे आके रहने लगे, है ना। तो अब जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, सपोज यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अब धीरे धीरे जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लगी और लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आने लगे, तो लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, है ना। सो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू अर्बनाइजेशन, यानी कि अब लोग विलेजेस से कहां माइग्रेट होने लगे, फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज, ठीक है। So this led to the process of urbanization. So industrialization thus ultimately led to urbanization. Urban centers offered, अब ये जो शहर थे, urban centers थे, इनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी, दे ऑफर्ड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, कहाँ पे, इन न्यू अर्बन सेंटर्स। कौन से अर्बन सेंटर्स, जैसे कि सिटीज हो गए या टाउन्स हो गए। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी है। कहीं पे भी आपको क्लैरिटी ना हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो आप टाइमिंग है उसको कमेंट में लिख के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, विच इज हाउ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप सोचोगे कि मैम ये दो इतनी अपोजिंग टर्म्स यहाँ पे कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करी, अब ये ग्रो किसने करी इंडस्ट्रीज, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे थे वैसे वैसे कुछ इंडस्ट्रीज का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इसका क्या मतलब है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज का बंद होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नई इंडस्ट्रीज का बनना, और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई। अब वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स नई इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे थे तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो अफेक्ट हो रही थी, वो अब हम देखते हैं। I would like to request you to kindly open page number 7 of your NCERT book. So this particular topic is very important, very important एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में, कि हाउ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया सेम आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन डालिए, वहाँ पे लिखिए हाउ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं बोल रही हूँ साथ साथ लिख सकते हो, लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जैसे जैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलता जा रहा था वैसे वैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया कुछ सेक्टर्स में, ठीक है। यानी कि न्यू इंडस्ट्रीज के आने से कुछ ओल्ड इंडस्ट्रीज बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुई। कैसे, जैसे कि जो ओल्ड अर्बन सेंटर्स थे वो धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए। अब क्या हुआ, जैसे जैसे न्यू इंडस्ट्रीज आ रही थी, न्यू इंडस्ट्रीज तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आ रही थी, और जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, उन बेचारों में तो न्यू टेक्नोलॉजी थी नहीं, जिसकी वजह से वो इन न्यू इंडस्ट्रीज के साथ compete नहीं कर सकी। जस्ट एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, जैसे ही जो ब्रिटेन था वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, बूम मतलब अपनी पीक पे थी, जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स थे, जैसे कि पहले क्या था, एक्सपोर्ट करा जाता था कॉटन और सिल्क को इंडिया से, यानी कि पहले कॉटन और सिल्क को इंडिया से भेजा जाता था बाहर के देशों में। अब क्या हुआ, वहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो उनको इंडिया से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कॉटन और सिल्क जैसे प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज थी वो इस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाई। सिल्क मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन इन द फेस ऑफ मैनचेस्टर कंपटीशन। मैनचेस्टर कंपटीशन किसको कहा गया है, जो बाहर की जो इंडस्ट्रीज थी, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, उनके साथ वो लोग कोप अप नहीं कर पाए, सरवाइव नहीं कर पाए उनके सामने, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा। जितने भी ऐसे मेजर टाउन्स थे जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, सूरत हो गया, इन सभी एरियाज में जितने भी ये ऐसे शहर थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, वहाँ पे डिक्लाइन देखा गया किसका, इंडस्ट्रीज का। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द फर्दर डिक्लाइन ऑफ सिटीज सच एज सूरत and Masulipattnam while Bombay and Madras grew। अब
ये जो दो एरियाज थे, बॉम्बे और मद्रास, ये ग्रो कैसे हुए? अब आप सोचोगे कि मैम जब सारी ही जगह पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पे ग्रोथ कैसे? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था। यहाँ पे इंडियंस की इंडस्ट्रीज नहीं थी इतनी। व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर इंडियन स्टेट्स, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट्स जैसे कि थंजवूर हो गया, ढाका हो गया, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इन एरियाज में ग्रोथ करनी शुरू करी। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ merchandised factory industries, some towns became much more heavily populated. अब यहाँ पे merchandised factory industries किसको कहा गया? जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने नई इंडस्ट्रीज सेटअप करी जहाँ पे वो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट्स को बेच सकते थे, अब उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आने लगे और ये जो एरियाज थे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गए। उसी टाइम पे जो मुंबई जैसा एरिया था वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर्स लाइक हाई क्वालिटी सिल्क्स एंड कॉटन्स ऑफ डेक्का और मुर्शिदाबाद must have been hit first by the almost simultaneous collapse of indigenous core demand and the external market on which these had largely depended. अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जो एरियाज थे जैसे कि मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करी जाती थी, ठीक है, लेकिन इन एरियाज को भी स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट से जो डिमांड हो रही थी, जो पहले यहाँ पे डिमांड आती थी वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो गई, इन एरियाज में डिमांड को डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि ये लोग जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनसे compete नहीं कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुए विलेज क्राफ्ट्स। अब आपने देखा होगा कि विलेजर्स, कितने सारे ऐसे विलेजर्स होते हैं जो कि लेडीज़ चिकनकारी का काम करती है ना, सुइंग करती हैं, निटिंग करती हैं, बुनाई करती है, कढ़ाई करती हैं घर में, है ना, तो इतनी ऐसे जितनी भी छोटी छोटी लोकल इंडस्ट्रीज थी उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा इन चीज़ों का। क्यों? क्योंकि हर कोई तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ जा रहा था, ठीक है, हर कोई तो मशीन मेड गुड्स की तरफ जा रहा था। विलेज क्राफ्ट्स इन द इंटीरियर एंड पर्टिकुलरली इन रीजन्स अदर दैन ईस्टर्न इंडिया where British penetration was earliest and deepest, probably survived much longer. अब ऐसे एरियाज जहाँ पे ब्रिटिशर्स का ज़्यादा होल्ड था वो तो सर्वाइव कर गए, लेकिन जहाँ पे ब्रिटिशर्स का होल्ड नहीं था वो सभी एरियाज कोलैप्स होने लगे, जिसकी वजह से अब ऐसे में क्या हुआ, कमिंग टू बी सीरियसली अफेक्टेड ओनली विद द स्प्रेड ऑफ रेलवेज। इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ रेलवे ट्रैक्स थे, जहाँ जहाँ ईजिली पहुँचा जा सकता था वहाँ पे तो ग्रोथ हो रही थी, वो इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही थी, लेकिन जितने भी ऐसे रिमोट एरियाज थे जहाँ पे पहुँचा ही नहीं जा सकता था, वहाँ पे जो लोग ऐसे काम कर रहे थे, जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे थे वो लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा था, वो कंज्यूमर्स तक पहुंच ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन एरियाज पे बहुत बुरा असर पड़ा। अनलाइक ब्रिटेन, यानी कि अब ब्रिटेन में क्या हुआ, जहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो ब्रिटेन में लोग अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। अब इंडिया में क्या हुआ, इनिशियल इम्पैक्ट, मतलब जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इनिशियली लोग क्या करने लगे, वो अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट नहीं हुए, वो वापस अपने गांव में जाके एग्रीकल्चर करने लगे, ठीक है। तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी। द सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट शोज दिस क्लियरली. Sociological writings in India have often discussed both the contradictory एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ colonialism, यानी कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस थे colonialism के जो ब्रिटिशर्स ना चाहते हुए भी ले आए। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें अनइंटेंडेड चेंजेस की, तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडियंस एजुकेट हों, ठीक है, लेकिन उनको अपने फ़ायदे के लिए उन्हें एजुकेट तो करना पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज देखे गए colonialism के। Apart from that, comparisons have been made between the industrialization in the West and the growth of Western middle class with that of Indian experience. यानी कि comparisons होने लगे कि वेस्ट में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, वहाँ के लोग कैसे ग्रो हुए, वहाँ पे कैसे मिडिल क्लास emerge हुई। हाँ, लेट मी टेल यू कि मिडिल क्लास was also a result of growing industrialization, यानी कि जो मिडिल क्लास थी पहले
मिडिल क्लास लोग नहीं होते थे पहले. इट वॉज ओनली ईदर लोअर क्लास और अपर क्लास. बट धीरे धीरे विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ लोग ऐसे थे जो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा बेटर कर पा रहे थे, और इस जो न्यू एमर्जिंग क्लास थी इसको कहा गया दी मिडिल क्लास. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट जस्ट अबाउट न्यू मशीन्स बेस्ड प्रोडक्शन बट ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स. वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मार्क कर लो अपनी बुक में. अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिर्फ हम ये नहीं लिखेंगे कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुई, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुई. नो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ नए सोशल ग्रुप्स भी इमर्ज हुए. जैसे मैंने आपको बताया, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई. ठीक है. सोसाइटी के अंदर न्यू सोशल ग्रुप्स आ रहे थे और न्यू सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रही थी. ठीक है. इन अदर वर्ड्स हम क्या कह रहे थे कि जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल चेंज पढ़ रहे हैं ना हम, इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था. ठीक है. अब यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है क्या, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ा. ठीक है. Cities had a key role in the economic system of the empires. Coastal cities such as Mumbai, Kolkata and Chennai were favored. इसका मीनिंग समझेंगे हम कि जितनी भी कोस्टल सिटीज़ थी, ऐसी सिटीज़ जो कि समुद्र के किनारे थी, ठीक है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया, मशीन्स लाई गई. वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना आसान था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सी थी. ठीक है. जिसकी वजह से वाटर रूट के थ्रू इजीली सामान को, गुड्स को, लोगों को, लेबर को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता था. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जो प्राइमरी कमोडिटीज थी, प्राइमरी कमोडिटीज मतलब जो प्राइमरी गुड्स थे, वो इजीली अवेलेबल होते थे. क्यों? क्योंकि ये समुद्र के पास ही थी, है ना. प्राइमरी कमोडिटीज कुड बी इजीली एक्सपोर्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुड बी चीपली इंपोर्टेड. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्राइमरी गुड्स को क्या किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये जो जितनी भी सिटीज थी, इनमें ग्लोबल कैपिटलिज्म की स्पिरिट आ गई. यानी कि धीरे धीरे ये जो सिटीज़ थी कैपिटलिज्म के टूवर्ड्स बढ़ने लगी, और धीरे धीरे ये जितनी भी सिटीज़ थी प्रॉफिट मेकिंग की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करने लगी. अब ऐसे ही एक सिटी थी, पोर्ट सिटी थी, कौन सी, बॉम्बे, मुंबई. तो अब अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे एक प्लान्ड सिटी थी. ठीक है. और उसको रीडेवलप किया गया. ठीक है. रीडेवलप उसको किसने किया, ब्रिटिशर्स ने. क्यों? फॉर देयर ओन गुड, फॉर देयर ओन वेलबींग उन्होंने उसको रीडेवलप किया ताकि वो अपना खुद का फायदा कर सकें. कैसे? पेज नंबर 9. वाई बॉम्बे वॉज रीडेवलप्ड. सो बॉम्बे वॉज रीडेवलप्ड सो दैट बाय 1900, यानी कि 1900 तक आते आते 3/4 ऑफ इंडियाज रॉ कॉटन, यानी कि इंडिया के जो रॉ कॉटन था उसका 3/4 जो पोर्शन था वो इस सिटी में लाया, इस सिटी के थ्रू शिप किया जा सके. शिप मतलब भेजा जा सके. कैलकाटा एक्सपोर्टेड जूट. अब यहाँ पे बॉम्बे में, बॉम्बे वॉज फेमस फॉर कॉटन, कैलकाटा में क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट, जूट. ठीक है. इसके अलावा मद्रास में क्या एक्सपोर्ट हो रहा था, कॉफी, शुगर, इंडिगो डाइज एंड कॉटन टू ब्रिटेन. यानी कि इन सभी एरियाज से जितना भी फिनिश्ड गुड्स थे वो कहाँ भेजे जा रहे थे, ब्रिटेन. यानी कि सोलेली ब्रिटिशर्स किसका फायदा कर रहे थे, खुद का फायदा कर रहे थे. इसमें इंडियंस का कोई फायदा नहीं हो रहा था. ठीक है. भले ये इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हो रही थी, बट उस टाइम जितना भी प्रॉफिट था इन इंडस्ट्रीज से वो किसके पास जा रहा था, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था. अर्बनाइजेशन इन द colonial period saw the decline of some earlier urban centers of the emergence of न्यू कॉलोनियल सिटीज. अब क्या हुआ, जैसे कि बॉम्बे हो गया, कैलकाटा हो गया, मद्रास हो गया, ये क्या थी, ये न्यू कॉलोनियल सिटीज थी. ठीक है. तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको द टी प्लांटेशन से पढ़ाऊंगी. आप मेरे को बता सकते हो कि आपको इस पूरे जो टॉपिक है इसमें कोई कन्फ्यूजन है या नहीं. ठीक है. और नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.